नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत और बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ा, भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध हुई है और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले ही उपलब्ध कराई जाए। आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और राहत सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनता की सहभागिता पर भी बल दिया। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। साथ जाने वाली है इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीज़न समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेज़ी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है, बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, डोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की गई है और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए हैं कि अगले साल के लिए पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो नदी नाले बार बार कट रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार से भी कुछ उसमें हमको स्वीकृतियाँ मिलती हैं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मद है उस मद में एक बड़ी धनराशि पूरे राज्य के लिए नियत हुई है, तो वो धनराशि हमारे नैनीताल जनपद में भी आए, पूरे इस मंडल में भी आए, उसके लिए भी बात हुई है। साथ में जो हमारा नुकसान हुआ है भारत सरकार की टीम ने किया है, उस क्षति का आकलन करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट बनाकर इसमें किसी तरह की लापरवाही में कोई कार्रवाई की है? हाँ बिल्कुल, एक दो जगह पर ऐसी बात भी आई है। मैंने यहाँ पर कुमाऊं हमारे कमिश्नर और जिलाधिकारी को कहा है कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, जहाँ पर भी जो आपदा का काम है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक, जब तक पूरी तरह से मानसून समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक सभी को अलर्ट मोड में रहना है, सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करना है। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों पर चर्चा हुई है। मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम में संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 22 सितंबर को देहरादून से आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्य थाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूटे हुए हैं। इन बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी।
उधम सिंह नगर के कल्याणपुर में पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें कोर्ट ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी और फॉरेस्ट कंजर्वेटिव सहित पट्टा धारक को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अक्टूबर की तिथि नियत की है। कल्याणपुर निवासी बबलू कुमार और राजकुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि खनन माफिया पट्टे की आड़ में कल्याणपुर में अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण सड़कों पर बड़े बड़े कट्टे होने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में लाखों पौधे लगाए गए हैं। सरकारी संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पेड़ लगाए, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पेड़ अब सूखे हैं और बेजान खड़े नजर आ रहे हैं। देहरादून के सस्तेदारा रोड के चौड़ीकरण के लिए बता दें कि यूकेलिप्टस समेत लगभग 2000 पेड़ यहां पर काटे गए हैं और इनमें से 900 से अधिक पेड़ों को हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसप्लांट किया जाना था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई पेड़ मुर्दों की तरह सूखे पड़े हैं और उनकी लकड़ी भी सूखी और काली पड़ चुकी है। पर्यावरणविद हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि सस्तेधारा रोड के लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ काटने के बाद ट्रांसप्लांट का काम किया जाना था। हाईकोर्ट के आदेश पर 900 से ज्यादा पेड़ों को सुरक्षित तरीके से यहां पर प्रत्यारोपित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने एजेंसी को कम यहां पर देखा है और ऐसे में यहां पर जिस तरीके से एजेंसी को काम सौंपते समय ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ की निगरानी यहां पर नहीं कराई गई। ज्यादातर पेड़ जेसीबी से उखाड़कर गाड़ दिए गए हैं। अक्टूबर और नवंबर में ट्रांसप्लांट करने की बजाय भीषण गर्मी में ये कार्य किया गया, जिससे कई पेड़ तो जीवित ही नहीं रह पाए। हिमांशु अरोड़ा ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही के चलते हरे भरे पेड़ आज मुर्दों की तरह खड़े हैं। उत्तराखंड में विकास की आड़ में किस तरह प्रकृति के साथ एक भद्दा खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका सीधे तौर पर उदाहरण हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है, ये रायपुर का क्षेत्र है और ये जो निर्जन पेड़ आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, जिनमें अब जीवन का कोई निशान नहीं बचा, ये पेड़ यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थे, बल्कि इन पेड़ों को सहजधारा से लाया गया, क्योंकि सहजधारा में जो है रोड का चौड़ीकरण किया जाना था और चौड़ीकरण के साथ ही जो है 2000 पेड़ों की कटान की बात भी हुई, जब पर्यावरणविदों ने और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया कि उत्तराखंड जैसे राज्य को, जहां पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, जहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए थे, तो आखिर वहां पर इन पेड़ों का कटान क्यों किया जा रहा है। और इस बात को हाईकोर्ट तक ले जाया गया, तो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार सहजधारा से इन पेड़ों को काटा ना जाए, बल्कि इन पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए, यानी कि इन पेड़ों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। फिलहाल सरकार द्वारा ये कदम उठाया भी गया और रायपुर क्षेत्र में लगभग 900 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन आलम यह है कि अब पेड़ ये जो है ये बिल्कुल निर्जन हालत में है, इनमें जीवन का कोई निशान नहीं है। ये पेड़ पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं और जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ इसमें वो पूरी तरह से फिलहाल फेल हो चुका है। जो मुख्य कारण इसका बताया जा रहा है वो ये है कि जिस कंपनी को पीडब्ल्यूडी द्वारा ये टेंडर दिया गया था, उसने बिना किसी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की राय के उसने जो है इन पेड़ों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, जेसीबी से उखाड़ कर जो है इन पेड़ों को यहाँ लाया गया। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि गर्मी के मौसम में जब भीषण गर्मी उत्तराखंड के भीतर पड़ रही थी, उस दौरान जो है इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसकी वजह से 90 से ज्यादा फीसदी जो पेड़ हैं वो अब निर्जन हो चुके हैं, उनमें जीवन का कोई निशान नहीं बचा और ये ट्रांसप्लांटेशन जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस हिसाब से अभी हाल फिलहाल में आपदाएं देखने को मिली हैं, उनका भी सबसे बड़ा कारण जो है डिफॉरेस्टेशन को बताया गया है। ये बताया गया है कि ज्यादा पेड़ों का कटान जो उत्तराखंड के भीतर हुआ है, उसी की वजह से जो है ये प्राकृतिक आपदाएं अपना रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल सरकार का ये कदम तो पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन ये जो 900 पेड़ों की 2000 पेड़ों की कुर्बानी दी गई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और किस तरह से जो है विभाग इस पर एक्शन लेगा और क्या कुछ आगे की रणनीति सरकार की रहने वाली है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कैमरा सहयोगी तिलक के साथ आलोक सेमवाल, HNN न्यूज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी पुलिस की बर्बरतापूर्ण चेहरा अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। पुलिस की बर्बरता की आपबीती सुनाकर जिस व्यक्ति ने ये बात बताई है, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं।
टिहरी के लमगांव में युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया, जिसकी जांच की जा रही है। पीड़ित युवक ने यानी कि केशव थलवाल ने बताया है कि लमगांव पुलिस ने निर्वस्त्र कर उसे डंडों और बेल्टों से पीटा और पेशाब पिलाया है। मार खाते हुए चीखने चिल्लाने पर जब गला सूख गया तो थूका हुआ पानी पिला दिया गया और जूता चाटने पर मजबूर किया। मामला तूल पकड़ते ही उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी ने आरोपित पुलिसकर्मियों को लाइन हासिल करने और निलंबित करने की मांग की है। इधर निरीक्षक धर्मेंद्र रौतेला ने जानकारी दी है कि केशव थलवाल के खिलाफ अलग अलग मामलों में करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक केशव ने सीएम पोर्टल पर अपनी ही बहन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और वो निर्वस्त्र वीडियो बनाकर लोगों को भेजती है, लेकिन जब पुलिस ने सबूत मांगे तो केशव कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। वहीं उनकी बहन का मोबाइल चेक करने पर भी ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में केशव की माता ने भी तहरीर दी थी, जिसमें लिखा गया था कि वो अपनी मां और बहन के साथ मारपीट करता है। इस मामले में उसे थाने बुलाकर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन केशव अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके चलते मुकदमा दर्ज कराया गया। दरअसल अब उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जांच में उससे जिस तरीके से पूछताछ की गई है सभी दावे झूठ साबित होते हैं। और ये बाबू खान जैसे ही आया तो रात को 12:30 बजे जाकर देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार आ सकते हैं। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसमें ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते हैं। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो उनके रिश्तेदार हैं जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। के अलावा जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध ये है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया। सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने, थूक चटवाया, पानी का गिलास आया तो उसमें थूक दिया और बोला पी, जूते चटवाए और इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से रात भर मारा इसे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये वहीं नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ में जबरन चाकू दिया और बोला कि ये हम पे हमला कर रहा था। बाबू खान ने जो है फर्जी तरीके से अपनी खरोंचे मारी, जैसा पुलिस करती है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुझको भी बोला गया कि मैंने वर्दी फाड़ी, SC/ST का मुकदमा किया। तो मैं तो खुद जानता हूं ना कि पुलिस कैसे करती है। लेकिन मैं अब उत्तराखंड पुलिस को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब आंदोलन उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ होगा, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ होगा, धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान टाइप के, और इनकी वर्दियां हम उतरवाएंगे। केशव थलवाल मेरा नाम है, मैं लमगांव प्रतापनगर से, लमगांव का है सर, ये लमगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लमगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए। दो थे ये, ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रहे थे।
और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए। और ये भी लमगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर और इनका नार्को टेस्ट भी हो। इनका ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो तो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो, अपने आप ही करो और देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया, वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इन चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप कोर्ट उसको सजा देगा। आपको किसने अनुमति दी? मैं धर्मेंद्र, जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने परमिशन दी कि आप जो है किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और उसको बाद में वही पेशाब उसको पिलाई जाती है और बाद में उसको कहते हैं कि थूक, और बाद में उसी थूक को चटवाया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चमोली के पोखरी में खाद्य विक्रेताओं की बैठक हुई है, जिसमें खाद्य विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना के समय में अभी तक खाद्य विक्रेताओं को यहां भाड़ा नहीं दिया गया है। वर्षों से खाद्य विक्रेता बिना किसी लाभ के सेवा कर रहे हैं। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चौधरी ने कहा कि जब तक खाद्य विक्रेताओं का भाड़ा और मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक खाद्य विक्रेताओं की हड़ताल जारी रहेगी। सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे डीलर भाइयों के बारे में कुछ सोचा और आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी मांग है, एक तो जो ये पोस्ट मशीन है इसको हमसे हटाया जाए। नंबर 2 जो है हमारा जो है सन 2014 या 12 से जो है MDM का जो है स्कूलों को जो पहुँचाते हैं वो उसका पूरा पेमेंट किया जाए। और कोरोना काल में हमने जो है जो भी वो लिया था लोगों के बीच में मुसीबत में बांटा, उसका भुगतान किया जाए। वो भुगतान भी हमारा पूरा नहीं हो रहा। जैसे जोशीमठ है और हमारा पोखरी है, इनमें तो बिल्कुल ही भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों का जो मुख्य मांग है वो है हमारा भाड़ा और जो लाभांश जो हमको दिया जाता है, वो विगत 10-12 सालों से हमको जो है लाभांश और भाड़ा नहीं दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी 8-10 सालों से अपनी जेब का भाड़ा दे करके जो है सरकार को राशन, जनता को राशन वितरित कर रहा हो, उसकी स्थिति क्या हो रही है। दूसरी रही बात, जो हमारे पास ईपॉस मशीन आई है और उस पर जो हमारा जो तराजू आपस में जो कनेक्ट कर रखा है, आप कल्पना करिए कि उसके लिए जो है 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ रही है। आदमी राशन बांटेगा या उस तराजू को कनेक्ट करेगा। बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ रही है। कई बार तो यहाँ तक की नौबत आ जा रही है कि कार्ड धारकों के साथ जो है मनमुटाव तक हो जा रहा है। तीसरी बात जो है कि हमारा जो कोरोना काल, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कोरोना काल में हम लोगों ने विकट स्थिति में जो राशन बांटा है, उस तक का हमको अभी जो है भाड़ा नहीं दिया गया है। मेरी और जो चौथी जो मुख्य मांग है कि हमारा जो हम लोगों को भी जो है मानदेय मुहैया कराया जाए। जी, आज जो है हमारी पोखरी में हमारे सहकारी गल्ला विक्रेता का जो आंदोलन का चल रहा है, उसके लिए हमने समर्थन दिया है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। उनकी मांगों का सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इनका जो समर्थन है उसको व्यापार संघ पूर्णतः देने के लिए तैयार है।
स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 36 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब ये सरकार ने अभी तक छात्रों की एकमात्र मांग तक पूरी नहीं की है। अन्य मांगें पूरी न होने पर छात्रों ने भारी आक्रोश जताया है। आंदोलन में 36वें दिन सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मांग को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए डाक बंगला लोहाघाट में वीर कालू सिंह चौराहे तक आक्रोश रैली निकाली है। आक्रोशित छात्र लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में वीर कालू सिंह चौराहे पर धरने पर बैठ गए। नहीं, जब आज सबको गढ़वाल में हर किसी को पता चल चुका है, कुमाऊं में हर किसी को पता चल चुका है, पूरा उत्तराखंड हिला हुआ है कि 30-35 दिन से बच्चे यहाँ बैठे हैं, मगर क्यों हमारे शिक्षा मंत्री इस बारे को सोच संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्यों हमारी मांगों को पूरा नहीं करा जा रहा है? जबकि हमारी मांगे कुछ ऐसी हैं जो सरकार चाहे तो यूँ पूरी कर सकती है। सब्जेक्ट की मांगे, एक महाविद्यालय लोहाघाट का महाविद्यालय सबसे पुराना महाविद्यालय, इसमें सब्जेक्ट होने चाहिए थे, एमए में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, एमएससी में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसके अलावा सब्जेक्ट में टीचर्स होने चाहिए थे। पिछले 35 दिनों से हम अपने महाविद्यालय में अनिश्चित दिन का धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग बैठे थे। शासन प्रशासन द्वारा हमारी सिर्फ एक मांगों को पूरा किया। हमारे महाविद्यालय में 3500 बच्चे हैं तो दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, 2500 से लेकर देवरा तक बच्चे आते हैं जिनको पीजी की हम लोग को सीट नहीं मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 सब्जेक्ट पर यहाँ पर घोषणा हुई थी जिसका अभी तक हमको कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। विद्यार्थी परिषद पिछले 35 दिनों से तक कॉलेज में बैठी थी। अगर हमने अभी विद्यार्थी परिषद की मांग रखी है कि हमारी मांग 3 दिन में पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन में बात करेंगे। हम आज हमने सिर्फ आश्वासन दिया है और हमने हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। अगले दिन पूरी समस्त महाविद्यालय के जो 3500 बच्चे हैं वो सड़कों में आएंगे। सुना 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अब तक सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर आक्रोशित ये छात्र छात्राएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोहाघाट का आक्रोश।